गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 34 मानव में आर्तव चक्र। बेटा प्रीवियस क्लास में आपने चैप्टर नंबर 33 पढ़ा था, जिसके अंदर जाइगोट से कैसे भ्रूण का डेवलपमेंट होता है इसके बारे में आपने पढ़ा था। और जाइगोट में लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक जब संयुग्मित होते हैं, उनके केंद्रक का संलयन होता है तो जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। और युग्मनज के अंदर लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसे विदलन कहते हैं। और जब जाइगोट 16 से 32 कोशिकीय हो जाता है, 2, 4, 8, 16, 32, जब वो 32 कोशिकीय हो जाता है तो उसे इस अवस्था को मोरुला कहते हैं। और मोरुला के निर्माण की क्रिया को मोरुलेशन कहते हैं। इसके पश्चात मोरुला में ब्लास्टोसील कैविटी बन रही थी, कोरक गुहा बन रही थी, और माइक्रोमियर्स और मेगामियर्स 2 टाइप्स की सेल बन रही थी, जिसे हम ब्लास्टुला कह रहे थे और इस क्रिया को ब्लास्टुलेशन कहते हैं। इसके पश्चात आपने ब्लास्टुला के अंदर जो ब्लास्टोसील कैविटी है या कोरक गुहा है, वो कन्वर्ट हो रही थी आर्केंट्रॉन गुहा के अंदर। और आर्केंट्रॉन गुहा के अंदर कन्वर्ट होने के पश्चात 3 जनन स्तरों का निर्माण हो रहा था, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर और आंतरिक जनन स्तर। और मैंने आपको ये बताया था कि इन तीनों जनन स्तर से ही हमारे संपूर्ण शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है, चाहे वो त्वचा हो, हृदय हो, फेफड़े हो, मस्तिष्क हो, लंग्स हो, स्किन हो, नेल्स हो, आईज हो, कोई भी पार्ट हो हमारी बॉडी का, या तो वो एक्टोडर्म से बना होगा या मेसोडर्म से बना होगा या एंडोडर्म से। और उसके बाद न्यूरोला आता है। इसके अंदर सभी अंगों के अंदर विकास होता है और कंप्लीट भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, और 9 मंथ्स के बाद भ्रूण जन्म लेता है। इस क्रिया को हम प्रसव कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 34। एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक करते हैं उनके सभी टॉपिक्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 34 मानव में आर्तव चक्र। सभी स्तनधारियों के अंदर, जो भी स्तनधारी हैं, उन स्तनधारियों के अंदर जो प्रजनन की क्रिया है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से होती है। यानी जो प्रजनन की क्रिया है वो एक निश्चित क्रम में या निश्चित घटनाओं में संपन्न होती है, जिसे प्रजनन चक्र कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं प्रजनन चक्र की बात करूं तो स्तनधारियों के अंदर 2 प्रकार के प्रजनन चक्र पाए जाते हैं। एक तो है मध चक्र और एक है रज चक्र। आज हम दोनों चक्रों के बारे में बात करेंगे, मध चक्र और रज चक्र। जो मध चक्र है वो नॉन प्राइमेट एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। नॉन प्राइमेट जंतुओं में मध चक्र पाया जाता है और प्राइमेट जंतुओं में रज चक्र पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हम ऐसे बोल सकते हैं मध चक्र किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे जनन के दौरान, नॉन प्राइमेट जंतुओं में जनन के दौरान होने वाले चक्रीय परिवर्तन को मध चक्र कहते हैं। कोई आपसे पूछेगा रज चक्र किसे कहते हैं, तो आंसर होगा प्राइमेट जंतुओं में जनन के दौरान होने वाले चक्रीय परिवर्तन को रज चक्र कहते हैं। अब हमें समझना होगा मध चक्र का मतलब क्या है। जो नॉन प्राइमेट जंतु हैं, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गिलहरी, ये ऐसे जंतु हैं जिन्हें हम नॉन प्राइमेट कहते हैं। इनमें एमसी के दौरान या आर्तव चक्र के दौरान ब्लीडिंग नहीं होती है, इनके अंदर ब्लीडिंग नहीं होती है, लेकिन इनमें एक निश्चित समय के पश्चात हीट पीरियड पाया जाता है, और इस पीरियड के दौरान ही ये एनिमल्स गर्भ धारण करते हैं। इसके आधार पर भी ये एक मधकाली, द्विमधकाली, बहुमधकाली अलग अलग समय में बांटे जा सकते हैं। यानी ऐसे जंतु जिनमें एक वर्ष में एक बार ही ये चक्र होता है, एक बार ही हीट पीरियड आता है, ऐसे एनिमल्स जिनमें 2 बार आता है, ऐसे एनिमल्स जिनमें 2 से ज़्यादा बार आता है। तो ये अलग अलग प्रकार हैं। तो सभी हम बात कर रहे थे मध चक्र के बारे में। नॉन प्राइमेट जंतुओं में जनन के दौरान होने वाले चक्रीय परिवर्तन को मध चक्र कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया, गाय, भैंस, बकरी, ये सारे एनिमल्स नॉन प्राइमेट एनिमल्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है और इसमें हीट पीरियड होता है, इसी दौरान ये जंतु गर्भ धारण करते हैं। स्पेशली इस चैप्टर के अंदर मानव में आर्तव चक्र को हम एक्सप्लेन करेंगे, मनुष्य के अंदर आर्तव चक्र को हम पढ़ेंगे, जिसे हम रज चक्र भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आर्तव चक्र की बात करूं
तो आर्तव चक्र को मानव के अंदर कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे हम एमसी भी कहते हैं, इसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं तो इसे ऋतुस्राव भी कहते हैं, इसको मासिक धर्म भी कहते हैं, इसको माहवारी भी कहते हैं। ये कई नामों से जाना जाता है मानव में आर्तव चक्र। डियर स्टूडेंट्स, ये 12 से 13 स्तनधारियों में, मादा स्तनधारियों के अंदर यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है, जिसे जो फर्स्ट एमसी होती है उसे रजोदर्शन या मेनार्क कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 50 वर्ष की एज में यानी 50 साल की उम्र में एमसी बंद हो जाती है, यानी एमसी का आना रुक जाता है, आर्तव चक्र बंद हो जाता है और इसे हम रजोनिवृत्ति कहते हैं और इंग्लिश में इसको मीनोपॉज कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आर्तव चक्र मादा स्तनधारियों में 28 दिन का एक चक्र होता है, यानी 28 दिन में ये चक्र कंप्लीट होता है और इस चक्र के अंदर 4 अवस्थाएं आती हैं, यानी जो पूरा चक्र है वो 28 दिन में होता है, इसलिए इसको माहवारी भी कहते हैं, मासिक धर्म भी कहते हैं। ये नाम इसको 28 दिन के कारण ही दिए गए हैं। माहवारी 1 मंथ के अंदर कंप्लीट होता है, मासिक धर्म 1 महीने में कंप्लीट हो जाता है, ऋतुस्राव, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी, आर्तव चक्र, तो ये विभिन्न नाम है इसके। अभी मैं आपको बता रहा था कि जो आर्तव चक्र है वो मानव के अंदर 4 चरणों में पूरा होता है। डियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट चरण है उसे हम ब्लीडिंग फेज कहते हैं। जो पहला चरण है उसको ब्लीडिंग फेज कहते हैं और ये ब्लीडिंग फेज 3 to 5 डेज के लिए होती है। हम 28 डेज का डिवाइडेशन भी करेंगे, तो जो ब्लीडिंग फेज है वो 3 to 5 डेज होती है। हो सकता है 3 डेज के लिए, 4 डेज के लिए एंड एटलीस्ट लास्ट 5 डेज के लिए होती है। जो सेकंड है वो है पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था। जो सेकंड अवस्था है वो है पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था। ये स्टूडेंट्स 6 से लेकर के और 13वें दिन तक होती है या 13वें दिन तक पाई जाती है पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था। जो तीसरी अवस्था है वो है अंडोत्सर्ग अवस्था, अंडोत्सर्ग अवस्था, और ये होती है 14वें दिन। और लास्ट स्टेप है बेटा वो है पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था, पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था, और ये होती है 15 to 28 डेज तक। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मानव में आर्तव चक्र 28 दिन का एक चक्र है जिसे रज चक्र भी कहते हैं, एमसी भी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, ऋतुस्राव भी कहते हैं, मासिक धर्म भी कहते हैं, मासिक माहवारी भी कहते हैं, और ये 4 चरणों में पूरा होता है। फर्स्ट है ब्लीडिंग फेज जो कि 3 to 5 डेज की होती है। सेकंड है पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था, ये 6 to 13 डेज तक होती है। और थर्ड है अंडोत्सर्ग अवस्था, ये 14वें दिन तक होती है, यानी 14वें दिन अंडा बाहर आता है ग्राफियन फॉलिकल से, जिसे अंडोत्सर्ग अवस्था कहते हैं। और लास्ट है पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था, ये 15 से लेकर के 28वें दिन तक होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो चक्र है वो लगातार लगभग 50 ईयर्स के एज तक लगातार मादा स्तनधारियों के अंदर चलता रहता है और 50 ईयर्स के एज के बाद ये बंद हो जाता है, जिसे मीनोपॉज या रजो निवृत्ति कहते हैं। और 12 से 13 वर्ष की उम्र में ये स्टार्ट हो जाता है, जिसे रजोदर्शन या मेनार्च कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि ब्लीडिंग फेज, पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था, अंडोत्सर्ग अवस्था और पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लीडिंग फेज की, तो इसे हम रुधिर अवस्था भी कहते हैं। और जो एनिमल्स हैं उनके अंदर इस प्रावस्था में रक्त, ऊतक, द्रव, श्लेष्मा और उपकला ऊतक जो भी गर्भाशय के अंदर होते हैं ये टूटने लगते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन इन दोनों हार्मोनों की कमी हो जाती है, जिसके कारण ये आंतरिक जो आवरण है गर्भाशय का वो टूट टूट कर रुधिर के रूप में योनि मार्ग से बाहर आता है, जिसे ब्लीडिंग फेज कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था की, पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था। डियर स्टूडेंट्स, इस अवस्था के अंदर पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जिसे FSH या LH कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इनके कारण दोबारा से जो गर्भाशय का आंतरिक स्तर है वो रिकवर होने लगता है
और एक विशेष बात और भी है इसके अंदर कि इसके अंदर एस्ट्रोजन का जो स्तर है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो स्तर है वो बढ़ने लगता है और 13वें दिन तक ये एकदम से बढ़ जाता है और जो गर्भाशय है उसकी आंतरिक जो भित्तियां हैं वो दोबारा से बनने लगती हैं। और नेक्स्ट अवस्था है वो है अंडोत्सर्ग अवस्था, जो कि 14वें दिन होती है। और अंडोत्सर्ग अवस्था के दौरान क्या होता है, जो अंडा है वो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होता है और 14वें दिन ये ग्राफियन फॉलिकल, इस तरह से ये ग्राफियन फॉलिकल होता है और यहाँ अंडा है, ये ग्राफियन फॉलिकल का स्तर है, ये ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है और जो अंडा है वो बाहर आ जाता है। इस क्रिया को ही हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडे का बाहर आना अंडोत्सर्ग कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो 4th अवस्था आएगी, उसे कहते हैं पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था। डियर स्टूडेंट्स, पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था के दौरान जो ग्राफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर परिवर्तित हो जाता है, यानी कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल है वो बढ़ता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ता है जो कि गर्भ धारण के लिए होता है। लेकिन कुछ समय पश्चात जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो भी चेंज हो जाता है और ये कॉर्पस एल्विकेंस के अंदर चेंज हो जाता है, कॉर्पस एल्विकेंस में परिवर्तित हो जाता है। अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती है, 10 से 17वें दिन को हम निषेच्य अवधि बोलते हैं। अगर निषेचन अंडोत्सर्ग के पश्चात पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था आएगी और उसमें अगर निषेचन की क्रिया नहीं हुई है तो ये एमसी नेक्स्ट मंथ भी आएगी। अगर नेक्स्ट मंथ एमसी नहीं आती है तो ये निषेचन या गर्भ धारण का एक संकेत होता है, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है और एस्ट्रोजन हार्मोन है वो अंडोत्सर्ग के पश्चात गर्भावस्था को बनाते हैं, गर्भ को बनाते हैं गर्भ धारण के लिए। लेकिन अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल है, स्तर है, वो कम होने लगता है और उसी के कारण जो आंतरिक भित्तियां हैं गर्भाशय की, श्लेष्मा है, म्यूकस है, आरबीसी है, नर्व्स हैं, वो टूट कर ब्लड के रूप में दोबारा से बाहर आने लगती हैं। अगर एमसी नहीं आती है, नहीं रुक जाती है, तो ये निषेचन या गर्भ धारण का संकेत होता है। तो आज की क्लास के अंदर आपने मानव में आर्तव चक्र, इसके प्रकार, प्रजनन चक्र, रज चक्र, मध चक्र, आर्तव चक्र के अन्य नाम, कब से स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है, कितनी फेजेज के अंदर कंप्लीट होता है और किस फेज में क्या वर्क होता है, ये आपने पढ़ा। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास के अंदर हम एक टॉपिक और भी पढ़ेंगे, वो है प्रसव। बच्चे के जन्म लेने की क्रिया प्रसव कहलाती है और प्रसव को हिंदी में गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं। जब भ्रूण का विकास गर्भाशय के अंदर 9 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है तो उसे गर्भ से बाहर आना होता है और गर्भ से बाहर आता है, इसी क्रिया को हम प्रसव कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कृत्रिम रूप से एक पेन होता है और गर्भ के आंतरिक स्तर में क्रमाकुंचन गतियां होती हैं जिसके कारण गर्भ के अंदर हलचल होती है और एक पेन होता है जिसके द्वारा बच्चा बाहर आता है या शिशु का या भ्रूण का जन्म होता है, जिसे गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त क्रिया कहते हैं। लेकिन कभी कभी नेचुरली या कृत्रिम रूप से पेन स्टार्ट नहीं होते हैं, प्रसव की क्रिया नॉर्मली नहीं हो पाती है, तो इस कंडीशन में डॉक्टर मादाओं को या स्त्रियों को प्रसव पीड़ा को प्रेरित करने के लिए एक इंजेक्शन देते हैं जिसे मीसोप्रोस्टॉल या पिटोसिन कहते हैं। और मीसोप्रोस्टॉल या पिटोसिन के कारण कृत्रिम रूप से दर्द स्टार्ट कराया जाता है, यानी जो प्रसव पीड़ा है वो उत्पन्न की जाती है और प्रसव की क्रिया कराई जाती है। जैसे ही प्रसव की क्रिया होती है तो इसके बाद दुग्ध श्रावण की क्रिया होती है, जो इस चैप्टर का बेटा लास्ट टॉपिक है, दुग्ध श्रावण। माता के द्वारा बच्चे को दूध पिलाने की क्रिया दुग्ध श्रावण कहलाती है और दुग्ध श्रावण के लिए कई सारे हार्मोन्स, विशेषली स्पेशली पीयूष ग्रंथि द्वारा एक हार्मोन है, उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, और पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का श्रावण होता है, जिसे माता अपने बच्चे को पिलाती है। और एक डॉक्टर्स की सलाह के आधार पर प्रत्येक माँ को अपने बच्चे को लगभग 6 महीने तक अपना दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि जो माता का दूध होता है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं और स्पेशली जो एंटीबॉडी होती है वो एंटीबॉडी ए होती है, जो कि माता के दुग्ध से बच्चे के अंदर ट्रांसफर होती है और बच्चे के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है। और इसी कारण बच्चे के अंदर जो रोग वगैरह हैं वो या पैथोजेंस हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो इंटर नहीं कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखता है वो। उसके बाद उसमें अनेक टीके लगाए जाते हैं जिसके द्वारा भी बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले 3 चैप्टर पढ़े हैं,
सबसे पहला जो चैप्टर था उसके अंदर युग्मक जनन, एक बार मैं बिल्कुल शॉर्टली आपको रिवाइज कराना चाहूंगा। चैप्टर नंबर 31 जिसके अंदर युग्मक जनन, शुक्र जनन, अंड जनन, अंडाणु की संरचना और शुक्राणु की संरचना। चैप्टर नंबर 32 निषेचन, जिसके बारे में निषेचन, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन और निषेचन के पद, निषेचन का महत्व। और चैप्टर नंबर 33 जिसके अंदर जाइगोट का निर्माण, जाइगोट से मोरूला, मोरूला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला और गैस्ट्रुला से न्यूरुला। और चैप्टर नंबर 34 जिसमें मानव का आर्तव चक्र, मध चक्र, रज चक्र, आर्तव चक्र के चरण, और नेक्स्ट पढ़ा है आपने प्रसव, और लास्ट पढ़ा है आपने दुग्ध श्रावण। इट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 35। थैंक यू सो मच।